Earning based company valuations do not include the PE method, DCF method, ABC method, ARR method. Earning based company valuation does not include dash. पीई में तो अर्निंग्स है, डीसीएफ में भी अर्निंग्स को ही डिस्काउंटिंग कर दे, एआरआर में भी अर्निंग्स को ही कर दे, एबीसी मेथड एफ का कौन सा बुक है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 में कर रहे हैं हम लोग। मर्जर्स एक्विजिशन सेकंड यूनिट, डबल एफ का आंसर है 3 एबीसी मेथड। इसमें ये नहीं आ रहा है, ये पेन, ठीक है, ये वाला मेथड एबीसी मेथड नहीं है। एआरआर मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, डीसीएफ मतलब डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटिंग हम लोग अर्निंग्स का, एक्सपेक्टेड अर्निंग्स का डिस्काउंटिंग करते हैं, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। डीसीएफ का मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनफ्लोज वी कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू। और एआरआर मेथड में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें हम अर्निंग्स, अकाउंटिंग मतलब 1 साल का हम लोग अर्निंग्स कितना है, तो अर्निंग बेस्ड अप्रोच है। ये दोनों सेकंड और फोर्थ तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो, दीज टू आर अर्निंग बेस्ड। पी रेशो, इसमें भी नीचे अर्निंग पर शेयर को डिवाइड कर दें, ऊपर मार्केट प्राइस और नीचे अर्निंग पर शेयर, एमपीएस अपॉन ईपीएस, तो ये भी अर्निंग बेस्ड है। खाली एबीसी मेथड जो है वो अर्निंग बेस्ड नहीं है। GG, other reasons for company valuations do not include other reasons for company valuations do not include tax evasion, inheritance tax assessment, security for loans, capital gain tax assessment. Double G, first answer is first, tax evasion. Tax evasion, inheritance tax assessment, security for loan, capital gain tax assessment. Which of the following are commonly cited reasons for mergers and acquisitions? Synergy, market power, strategic realignment, all of the above. All of the above. A merger is a combination of business in which two business combine to form a new business. Second, the participants are necessarily comparable in size, competitive position, profitability, and market capitalization. Number 3, one of the two firms become a wholly owned subsidiary of the other firm. None of the above. कौन सा राइट है? सेकंड, सॉरी, आई का आंसर है, डबल आई का आंसर फोर्थ, नन ऑफ द अबव. Vertical merger are those in which the participants are same in industry, in different phases of value chain. Answer is third. एक यूपीएस मैन्युफैक्चरर और दूसरा कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चरर.
दोनों वर्टिकल मर्जर के एग्जाम्पल्स हैं. दे आर इन एट डिफरेंट स्टेजेस इन द सेम इंडस्ट्री. टेक्नोलॉजी के हैं दोनों, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड यूपीएस टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट अलग है, लेकिन एक दूसरे के बिना चल भी नहीं सकते, इसलिए वर्टिकल मर्जर में फायदा होगा. An employee stock ownership plan is a trust that can be used as an alternative to a divestiture, can be used to purchase the shares of owners of a privately held firm in a leverage buyout, can be used as a means of placing a firm's stock in friendly hands to help dissuade an unwanted takeover attempt. All of the above. Answer is all of the above. All of the above. Can be used as alternative to disinvestment. ESOP. All of the following are common motives for a merger or acquisition except for आंसर डबल एल का आंसर है 3. रेजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन मोटिव्स फॉर अ मर्जर और एक्विजिशन एक्सेप्ट. देखो, ऑपरेटिंग सिनर्जी इज अ मोटिव, उनको प्रॉफिट्स बढ़ाना है कॉस्ट कम करके. फाइनेंशियल सिनर्जी, प्रॉफिट्स बढ़ाना है कॉस्ट कम करना है. रेजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बढ़ाना थोड़ी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यहाँ पे क्या लिखा है? रेजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मर्जर का मोटिव ये नहीं होता है कि कॉस्ट को बढ़ाओ, कॉस्ट को कम करना है. ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है. फाइनेंशियल सिनर्जी, बाइंग अंडर वैल्यूड एसेट्स, ये बराबर है. लेकिन थर्ड रॉन्ग है. यहाँ पे क्या लिखा था? एक्सेप्ट फॉर, विच इज नॉट द मोटिव ऑफ M&A. M&A का ये मोटिव नहीं होता है कि कॉस्ट को बढ़ाना. Amalgamation is governed by dash. AS 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर अमलगमेशन आता है. A new company is formed under dash. Under absorption. Absorption में तो एक बंद हो जाती है. Absorption मतलब टेक ओवर. एक कंपनी बंद हो जाती है जिसको एक्वायर किया है. रिकंस्ट्रक्शन में तो वापस से बनती है कंपनी, उसी कंपनी को वापस रीऑर्गेनाइज करके रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. अमलगमेशन में न्यू कंपनी बनती है. ओके, डबल एन का आंसर है 3. अमलगमेशन में हमेशा न्यू कंपनी फॉर्म होती है. 2 कंपनीज और 3 और 4 companies merge and they form a new company. 2 or more companies merge together and they form a new company. That is called as amalgamation. Balance of capital reduction should be transferred to dash. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनता है, कब बनता है? जब कंपनी को रीऑर्गेनाइज करते हैं. और कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा. जो भी बचता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है. ये कंपनी की रिकंस्ट्रक्शन में यूज होता है. एक्चुअली ये टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, अमलगमेशन से रिलेटेड नहीं है, फिर भी इसमें है तो हमने कर लिया. ठीक है, एनी डाउट्स? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसके पीछे ही लिखे हुए हैं. ये स्लाइड मैं भेजती हूँ आपके क्लास में वापस से. मर्जर्स एक्विजिशंस. ठीक है, आगे क्या है मर्जर एक्विजिशन का? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग.
फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? किए थे ना फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस वैल्यूएशन। नया डिस्टर्न नहीं हुआ। पोर्टफोलियो में क्या फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लिया है पोर्टफोलियो का। ये एक्सप्लेन नहीं किए थे आगे के, खाली इन्वेंटरी रेशो आपको बताया था। इन्वेंटरी रेशोज में COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, डेटर्स टर्नओवर रेशो, टोटल सेल्स, जितने भी टर्नओवर रेशोज होते हैं ना उसमें हम लोगों को ऊपर सेल्स लिखना है। ओके, टोटल सेल्स अपॉन अकाउंट्स रिसीवेबल, डेट कलेक्शन रेशो, रिसीवेबल्स इनटू मंथ्स और डेज इन अ ईयर। कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं एक साल में। अगर डेज में करना है तो 365 डेज इन अ ईयर। आप 12 लिख सकते हो। मंथ्स में अगर डेटा करना है कैलकुलेशन, कलेक्शन रेशो इन मंथ्स में कैलकुलेट करना है तो मंथ्स में करो, अगर डेज में करना है तो 365 न्यूमरेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो में एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स अपॉन नेट क्रेडिट परचेजेस इनटू 100। जहां पर टर्नओवर रेशो लिखा है वहां पे हमें सेल्स का इंफॉर्मेशन पहले लिखना है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन टोटल फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। For analyzing the company, working capital ratios are
दीज रेशियोज। जिसका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक है उसको दो कंपनीज का वर्किंग कैपिटल का रेशियोज निकालना होगा। किसने लिया है टॉपिक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपके क्लास में? रेज योर हैंड। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसी ने टॉपिक नहीं लिया है? मेरे ख्याल से TY BMS में किसी ने लिया है, BAF में नहीं लिया। So these ratios will help you to calculate the working capital turnover ratios. Next is capital structure ratios. इसके बाद हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर के रेशियोज आएंगे, यानी डेट और इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर के दो कंपोनेंट्स होते हैं हमेशा, एक होता है डेट, दूसरा होता है इक्विटी। अब डेट और इक्विटी के अलावा प्रेफरेंस कहाँ जाएगा? आप सोचोगे प्रेफरेंस शेयर को आपने भूल गए क्या मैडम? मैं भूली नहीं हूँ, डेट के अंदर ही प्रेफरेंस को डाल दिया है, क्योंकि प्रेफरेंस का भी पैसा हम वापस देते हैं। डेट को हमने अलग किया, इक्विटी को अलग किया, क्योंकि इक्विटी परमानेंट कैपिटल है और डेट बोरोड फंड है। तो डेट के अंदर ही आप प्रेफरेंस को ले सकते हो, प्रेफरेंस कैपिटल को। तो डेट और इक्विटी रेशियो निकालने के लिए लॉन्ग टर्म डेट, जिसमें हम प्रेफरेंस शेयर को भी कंसीडर कर सकते हैं, जो अमाउंट वापस दिया जाता है कुछ सालों में, अपॉन इक्विटी फंड, दैट इज शेयर होल्डर फंड। इक्विटी फंड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, यानी रिजर्व सरप्लस भी यहाँ पे ऐड होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियोज शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100। shareholders fund upon total assets into 100. Capital gearing ratios, fixed interest and dividend bearing securities upon equity funds. Capital gearing ratios, fixed interest and dividend bearing securities upon equity funds. Debt service ratio, net profit before interest and tax, EBIT डालना ऊपर, upon fixed interest charges, यानी कि जो फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है डिबेंचर का, जो हर साल देना होता है, वो हमें यहाँ पे नीचे लिखना है।
Annual rate of return is equals to dividend upon market price. Dividend divided by market price into 100. Two 2007, 3.06 divided by 62.50 into 100. 2008, 3.06 divided by 41.50 into 100, 7.37. 2009, 3.06 oblique divided by 61.76 into 100. Answer is 4.95. 4.95. 2010, 4 upon 134 into 100, 2.98. 2011, 4 divided by 200 into 100, 2%. 2012, 6 upon 308 into 100, 1.95%. Annualized rate of return annualized rate of return 4.9 plus 7.37 plus 4.95 plus 2.48 plus 2 plus 1.95 divided by 5. Sorry, 6 divided by 6. 6 years का है information. डिवाइड कर देंगे सारे के प्लस करके डिवाइड बाय 6 एवरेज आ जाएगा 4.025. हो गया ए आया. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, इजी है. चलो ये तो समझ में आ गया होगा आपको.
अभी लेवरेजेस का टॉपिक है, उसके लिए मेरा पीपीटी बना हुआ है, तो मैं सर्च करती हूँ। user@, बस बाकी का कल बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अटेंडेंस ले रही हूँ मैं। DYBF FM में लेती हूँ अटेंडेंस। 7th of January 2022 10 AM